गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग क्लास 8th का 8th चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा है इमेज में, इसमें प्लांट और एनिमल सेल का फिगर दिया गया है जो माइक्रोस्कोप की सहायता से लिया गया है। इस चैप्टर में कोशिका क्या है और कोशिका की संरचना क्या है, उसका कार्य क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। डिटेल्ड स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। जैसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सेल क्या है। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन से इन अदर वर्ड्स सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी जो कोशिका होती है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और जितने भी जीव होते हैं, जीवों में चाहे प्लांट होगा चाहे एनिमल होगा, और सभी जो हायर लेवल के एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उन सभी का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। वे एक कोश की हो सकते हैं या फिर बहुकोश की हो सकते हैं। और किसी भी जीव की कोशिका संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई क्यों होती है? क्योंकि संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक जीव की संरचना कोशिका से ही बनी होती है। और फंक्शनल क्यों कहते हैं, क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? बॉडी की जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, यानी जैव प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, वो कोशिका के अंदर ही होती है, सेल के अंदर ही होती है। इस कारण सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या प्लांट या एनिमल कह सकते हैं। अब उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे दीवार है। दीवार की यूनिट क्या होगी? ईंट होगी, क्योंकि दीवार का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? छोटे छोटे ईंटों से हुआ है। और इस प्रकार जो दीवार होगा, दीवार की इकाई क्या हो जाएगी? ईंट हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर है, शरीर की इकाई कोशिका है। इसमें दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे कि रेजिडेंशियल सोसाइटी इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी बिल्डिंग्स, ए बिल्डिंग्स इज ए कलेक्शन ऑफ फ्लोर, ए क्लासरूम इज ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, ए टीम इज ए कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, एवरीथिंग इज मेड अप बाई एसेंबल्ड यूनिट्स। जैसे रेजिडेंशियल जो सोसाइटी है उसमें बहुत से फ्लोर हैं। वो फ्लोर क्या है? रेजिडेंशियल सोसाइटी का एक यूनिट है। क्लासरूम है, क्लासरूम की यूनिट स्टूडेंट्स हैं। कोई टीम है, टीम का यूनिट प्लेयर है। ठीक उसी तरह जीवन की या किसी जीव की इकाई कोशिका है। इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे सेल के शेप, साइज एंड नंबर के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, यानी कोशिका का आकृति और आकार और उसका नंबर, उसके साथ साथ कोशिका का संरचना और उसका कार्य। सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर है। सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, सेल डिवीजन क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है, ये सभी इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे पॉइंट वाइज। अब उसके बाद आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, कि डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कोशिका का खोज किस प्रकार हुआ। जैसा कि हम सभी लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि कोशिका की खोज सन 1665 यानी 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जो खुद के द्वारा बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा पौधे के
बार्क को यानी छाल को उन्होंने पतले पतले कांटों में काटा और उसके साथ साथ उसको अपने माइक्रोस्कोप से देखा और उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या बॉक्सेस नज़र आए जो सेम एज हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह थे और जिसे इन्होंने नाम दिया सेल। रॉबर्ट हुक ने कंपार्टमेंट या बॉक्स को सेल कहा। बाद में वैज्ञानिक आए स्वान और स्लेडन, जिन्होंने 1838 यानी 1831 ईस्वी में सेल थियरी प्रपोज्ड किया यानी कोशिका सिद्धांत को दिया, जिसके आधार पर इन्होंने बताया ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी नई कोशिकाएं होती हैं वो अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। और उसके बाद बताया कि प्रत्येक कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, यानी ऑल सेल्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थ्रू देम मे बी डिफरेंट टाइप्स। यानी इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है और प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से ही बना होता है। ये 3 सिद्धांत स्वान और स्लीडन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था सन 1838 में। अब उसके बाद आते हैं सेल के बारे में। 10 सेल आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर, यानी जो कोशिका होती है एक जटिल जीवित संरचना होती है और ये डिफरेंट शेप एंड साइज का होता है। और सभी को मालूम है, ऑलरेडी बताया जा चुका है कि प्रत्येक जो कोशिका होती है मिल करके टिश्यू बनाती है और टिश्यू मिलकर के आर्गन बनाते हैं और आर्गन से बॉडी का निर्माण होता है। उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स यानी कोशिका के संख्या के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर। या हम कह सकते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें एक कोश की जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्रीना, मोनोसिस्टिक, एंथमीमा, हिस्टोलिटिका, ईटीसी। और उसके साथ साथ बैक्टीरिया, ये सभी क्या है, एक कोश की जीव है। उसके साथ साथ मल्टीसेलुलर एनिमल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा से लेकर के सिलेंट्रेटा तक के जितने भी एनिमल हैं सब मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। उसके साथ साथ जितने भी उच्च कोटि यानी हायर लेवल के प्लांट्स सभी मल्टीसेलुलर हैं। और जितने भी एक कोश की जीव होते हैं उनमें जितने भी जैविक क्रियाएं, वाइटल एक्टिविटी जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, वे सभी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर परफॉर्म होती है। जबकि मल्टीसेलुलर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। मल्टीसेलुलर एनिमल्स में इन सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टिश्यूज होंगे या स्पेशल सेल्स होंगे या फिर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, उनके माध्यम से इन वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद आते हैं शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल्स यानी जो कोशिकाएं होती हैं उनके शेप कितने कैसे कैसे होते हैं लिखा। सेल्स कैन बी डिफरेंट शेप्स, जो कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न शेप के होते हैं। दे कैन बी राउंडेड, गोल हो सकते हैं, स्फेरिकल और इलांगेटेड या लंबवत हो सकते हैं। सम सेल्स कैन बी लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट द बोथ द एंड्स, कुछ कोशिकाएं पॉइंटेड होती हैं, लंबी होती हैं और सिरों पर क्या होती हैं, पॉइंटेड होती हैं। जैसे स्पिंडल शेप्ड मसल सेल, जो हमारी मसल्स कोशिकाएं होती हैं वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं और किनारों पर पॉइंटेड होती हैं।
सम सेल्स कैन बी लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, कुछ कोशिकाएं लंबी और ब्रांच्ड होती है, जैसे हमारी नर्व सेल, हमारी नर्व कोशिकाएं। एंड सम कैन बी स्फेरिकल, और कुछ गोल होती हैं, जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स। इन सभी का इमेज दिया गया है। यहाँ हमारे स्पिंडल से मसल सेल्स दिए गए हैं, नर्व सेल दिए गए हैं, रेड ब्लड सेल्स, और उसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और उसके बाद ब्लड कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो दिखाया गया है। ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा हैव नो डेफिनिट शेप, उसके साथ साथ जो अमीबा होता है, अमीबा कोई निश्चित आकार अपना नहीं रखता, क्योंकि इसके जो स्यूडोपोडिया होते हैं हमेशा बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, जिसके कारण अमीबा का कोई आकार और आकृति नहीं होता। दे कीप चेंजिंग शेप ड्यू टू द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोजेक्शंस विच इज नोन एज स्यूडोपोडिया। द स्यूडोपोडिया हेल्प इन लोकोपोषण एंड कैप्चरिंग फूड, जो स्यूडोपोडिया होता है भोजन को पकड़ने और उसके साथ साथ लोकोमोशन में हेल्प करता है। अमीबा इज एन इंडिपेंडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, यानी जो अमीबा होता है वो एक स्वतंत्र एक कोशिकीय जीव है जो स्वतः अपना सभी कार्य को करता है। इन ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड कैन चेंज देयर शेप, उसके साथ साथ मनुष्य में पाए जाने वाला जो वाइट ब्लड सेल्स है वो भी अमीबा की भांति अमीबॉइड मूवमेंट को शो करता है, और इसका भी आकार कोई निश्चित नहीं होता, हमेशा आकार को बदलता रहता है। द कॉन्टेंट्स ऑफ द सेल आर सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन नोन एज सेल मेम्ब्रेन, यानी जो कोशिका होती है, कोशिका के चारों तरफ एक पतली झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रत्येक कोशिका, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सभी में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। दिस मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग शेप टू द सेल, और ये मेम्ब्रेन क्या करता है, किसी भी कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, उसके साथ साथ प्रोटेक्शन का भी काम करता है। इन प्लांट सेल देयर इज एडिशनल कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, बट लेकिन क्या होता है, जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिजिड लेयर पाया जाता है जिसको सेल वॉल कहते हैं, किंतु जो एनिमल सेल होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है। सेल वॉल इज आल्सो फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया भी एक प्रकार का प्लांट सेल है, और इस कारण उसमें भी क्या पाया जाता है, सेल वॉल, यानी सेल वॉल के कारण बैक्टीरिया भी एक प्रकार की क्या है, पादप कोशिका या प्लांट सेल है। फिर उसके बाद आते हैं साइज ऑफ सेल्स। देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन साइज ऑफ सेल्स, यानी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें विभिन्न प्रकार के वेरिएशन पाए जाते हैं साइज में। मोस्ट ऑफ सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड आर वेरिएबल ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। अधिकतर कोशिकाएं बहुत स्मॉल साइज की होती हैं जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है। ए माइक्रोस्कोप, और यहाँ पर सभी लोगों को एक इमेज दिख रहा होगा, माइक्रोस्कोप का एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और उसके साथ साथ स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप रखा गया है और उसके साथ साथ उसमें मटेरियल रख करके माउंट किया गया है। ए माइक्रोस्कोप enlarge or magnifies to the cell to make the visible, however there are some cells which are very big. The size of cells vary from 0.1 micrometer to 13 centimeters. जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम किसी भी सेल को, छोटे सेल को बड़ा करके देख सकते हैं, और ये कहाँ से कितना वेरी हो सकता है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 13 सेंटीमीटर तक। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। लार्जेस्ट सेल्स ऑफ एनिमल ऑस्ट्रिच एग। द साइज ऑफ सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बट the size is directly related to the function it performs. For example, red blood cells are spherical in both small and big animals. They perform to the same function. Similarly, nerve cell in all organs long and branched.
फिर लिखा हुआ है जो नर्व सेल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ह्यूमन नर्व सेल्स आर बिलीव्ड टू बी द लॉन्गेस्ट सेल। फिर लिखा हुआ है बीइंग सेल, यानी कोशिका को देखा जाए कैसे, लिखा हुआ एज डिस्कस्ड अर्लियर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड नॉट वाइबल विथ द नेकेड आई। अधिकतर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है। डच साइंटिस्ट एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी के द्वारा उन्होंने विभिन्न प्रकार के मसल फाइबर, बैक्टीरिया एंड ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज देखा था। और इस समय दीज डेज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्लूडिंग सिंपल कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मोस्ट सेल्स आर बेस्ट चीजेज अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी आजकल या आज के डेज में काफ़ी प्रकार के माइक्रोस्कोप बन चुके हैं। उनमें से है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और किसी भी कोशिका का अध्ययन करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का ही उपयोग करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स ईच organs in respiratory system performs different functions such as inhalation, absorption, assimilation and expiration. उसके बाद यहाँ दिया हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कोशिका का संरचना और कार्य के बारे में यहाँ से दिया गया है। तो यहाँ सभी लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी जो कोशिका होता है प्रत्येक जीवित जीव का आधारी इकाई होती है। सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, पहले ही बताया चुका है जो कोशिकाएं होती हैं समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं और ऊतक मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ऑर्गन से बॉडी का निर्माण होता है। फिर लिखा हुआ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मेनी ऑर्गन्स, यानी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन विल वर्क टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर देखने लायक एक बात है, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती हैं। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी। तो जो बॉडी बनता है, मल्टी सेलुलर बॉडी बनता है, उनमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे लिखा हुआ है इसमें इन एनिमल ईच ऑर्गन्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज इनहेलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सपायरेशन। यानी जो ऑर्गन होते हैं ये अलग अलग ऑर्गन अलग अलग कार्य को करते हैं। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? इनहेलेशन, यानी ऑक्सीजन का लेना क्या कहलाता है? इनहेलेशन या इंस्पायरेशन उसी को कहते हैं। और इनहेलेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन, यानी ऑक्सीजन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एसिमिलेशन यानी उसको यूज करता है। एंड एक्सपायरेशन यानी उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बदल करके क्या करता है? बाहर निकालने का भी काम करता है। उसके साथ साथ सिमिलरली इन प्लांट लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। उसके साथ साथ प्लांट्स में जो पत्तियां होती हैं वो भोजन के सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होती हैं। स्टेम्स फॉर ट्रांसफर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स एंड रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। बट प्लांट में क्या होता है? प्लांट में जो पत्तियां होती हैं वो भोजन का निर्माण करती हैं और जो तने होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स होते हैं उनको लीव यानी पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं? जड़ की सहायता से। जड़ क्या होता है? जड़ जो होता है सॉइल में होता है। सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके जाइलम, स्टेम जो होते हैं, स्टेम में जाइलम होता है और जाइलम के माध्यम से वाटर और उसके साथ साथ मिनरल्स ये सभी एब्जॉर्ब करके जो जाइलम होते हैं स्टेम में ही पाए जाते हैं, स्टेम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं और पत्तियों क्या करते हैं? सूर्य की सनलाइट की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन बनने के बाद स्टेम में ही
फ्लोएम होता है, फ्लोएम के माध्यम से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स को पहुंचाया जाता है। ठीक है, यानी जो स्टेम होते हैं वो स्टेम ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल्स, वाटर एंड मिनरल्स सभी को करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ द सेल। कितने पार्ट होते हैं सेल के? द सेल हैज़ 3 पार्ट। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहरी लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के साथ साथ बीच में सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पर देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए सेल एंड इनक्लोज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल विच इज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका का सबसे बाहरी लेयर होता है और जिसकी सहायता से कोशिका ढका होता है, और उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, विभिन्न नामों से सेल मेम्ब्रेन को जाना जाता है। इट नॉट ओनली सेपरेट वन सेल फ्रॉम एन अदर बट आल्सो सेपरेट द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अलग करने का काम नहीं करती, बट ये क्या करती है, एक कोशिका से बस ये क्या करती है, कोशिका को इन्वायरमेंट से अलग करने का काम करती है। दिस मेम्ब्रेन इज पोरस इन नेचर। ये जो इसका मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन वो पोरस होता है, और जो पोरस पार्ट होता है उसको नाम दिया गया है प्लाज्मोडेस्मा, और जिसके माध्यम से एक कोशिका दूसरी कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स आते जाते रहते हैं। इट अलाउ रेगुलर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट बोथ फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। यानी जो पोरस प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, प्लाज्मोडेस्मा के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स ट्रांसफर होते रहते हैं, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। इन प्लांट सेल देयर इज एन एडिशनल लेयर आउट द सेल मेम्ब्रेन विच इज नोन सेल वॉल। यानी जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर पाया जाता है, रिजिड लेयर, जिसको कहते हैं सेल वॉल, और जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। दिस एडिशनल लेयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, और ये जो एडिशनल लेयर होता है इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटेक्शन प्रदान करता है टू द सेल्स अगेंस्ट वेरिएशन टेम्परेचर। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रदान करता है? वेरिएशन टेम्परेचर, यानी तापमान के बढ़ने पर। उसके साथ साथ हाई स्पीड ऑफ विंड, हवा के तेज झोंकों से। एक्स्ट्रा इन्वायरमेंटल मॉइस्चर, आवश्यकता से अधिक जो नमी होती है मॉइस्चर से, उन सभी से क्या करता है सेल वॉल को, सेल को बचाने का काम करता है। दिस एडिशनल प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स बिकॉज दे आर नॉट मोबाइल। और ये क्या होता है प्लांट्स में इसलिए होता है क्योंकि प्लांट जो है क्या करते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। दैट इज दे आर स्टेशनरी एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सभी को मालूम है जो प्लांट होता है या प्लांट कोशिकाएं होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती हैं, किंतु कुछ लोवेस्ट या लोअर कास्ट के जो सेल प्लांट सेल्स हैं उनमें मूवमेंट होता है बाय द फ्लैजेला के द्वारा, या फिर गैमिट्स होते हैं उनमें होता है। और यहाँ पर सभी लोगों को दिख रहा होगा एक ओनियन पील, यानी ओनियन प्याज का एक स्लाइड है, उसमें सेल वॉल दिखाया गया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दिखाया गया है। उसके साथ साथ ह्यूमन चिक सेल का फिगर दिया गया, उसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और चिक सेल दिखाया गया है। अब उसके बाद आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक संरचना होती है जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है, और इसी के साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी एटसेट्रा। मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और विभिन्न प्रकार के या महत्वपूर्ण जो फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। फिर थर्ड नंबर पे है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ए सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड इज स्फेरिकल इन शेप। यानी जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका के सेंटर में स्थित होता है और गोल आकार का होता है, गोल आकार का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। और ये क्या होता है, कोशिका का सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण पार्ट होता है।
और जो कोशिका में उपस्थित जो केंद्रक होता है, केंद्रक में जो बीच में पाया जाता है, केंद्रक के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है, जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होता है, और जो पोरस होता है, पोरस यानी पोर जो होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और उसके साथ साथ न्यूक्लियर प्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस होता है, और उसके साथ साथ क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में उपस्थित जीन्स होते हैं। और जीन्स क्या करते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। और जो केंद्रक होता है, केंद्रक पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है। और उसके साथ साथ केंद्रक के ही आधार पर हम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी विभेद कर सकते हैं। यानी जो केंद्रक होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है, केंद्रक में उपस्थित जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। यानी जब सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा तो उनका जो साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में नहीं बटा होता है। लेकिन जिन कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल दिया, जैसे बैक्टीरिया सेल एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोटिक सेल्स, इनको छोड़कर जितने भी कोशिकाएं हैं सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं। फिर लिखा हुआ है देयर इज स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है स्फेरिकल बॉडी, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और उसी में न्यूक्लियोलस कहते हैं। उस पर न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम क्या करते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। फिर दिया हुआ है द क्रोमोसोम प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर विजिबल ओनली व्हेन द सेल्स डिवाइड। और जब कोशिकाएं डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम दिखता है। इन ह्यूमंस देयर इज ए सेट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, जिनमें से जो 22 जोड़ी होते हैं यानी 22 पेयर्स आर ऑटोसोम एंड वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। यानी जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और 23वां जो पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। दिस पार्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइंस वेदर ए न्यू बॉर्न विल बी ए बेबी और गर्ल। और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यानी एक्स और वाई, वही क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं कि लड़का होगा या लड़की। अब उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं जीन्स क्या है। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जितने भी लिविंग जीव होते हैं उन सभी की अनुवांशिकता की इकाई जो होती है जीन कहलाती है या जीन है। दे कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडेटरी फीचर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। और ये क्या करते हैं? हेरिडेटरी फीचर को या हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन कंट्रोल करने का काम करते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फॉर्म पेरेंट्स रिजल्ट्स इन डिफरेंट फीचर इन देयर ऑफस्प्रिंग। और इन्हीं जीन्स के कारण ही ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक कैरेक्टर्स जाते हैं। उसके बाद अब आते हैं ऑर्गेनेल्स। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर पाए जाते हैं? पहला दिया इसमें देखते हैं द लिविंग यहाँ पर प्रोकैरियोटिक, और यहाँ देखने से पहले देख लेंगे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का फिगर बना हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सभी लोग देख रहे होंगे कहीं भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसके साथ साथ जो यूकैरियोटिक उसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक में कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। और उसके बाद न्यूक्लियस का यहाँ एक इमेज दिया गया है। इसमें न्यूक्लियस के सभी पार्ट दिख रहे हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो पोर्स पार्ट है उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। बीच में न्यूक्लियर प्लाज्म है, न्यूक्लियर प्लाज्म के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर है। उसके बाद जो न्यूक्लियर प्लाज्म है उसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन दिख रहा है साफ। उसके बाद सीधे हम आते हैं ऑर्गेनेल्स पे। ऑर्गेनेल्स यानी जो सेल होता है, सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में केंद्रक तो पाया जाता है, केंद्रक के साथ साथ
सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। द लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल दैट हैव डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर नोन एज ऑर्गेनेल्स। यानी जो लिविंग पार्ट होता है कोशिका का वो क्या होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं और संरचना के होते हैं, और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। These are found in the cytoplasm। ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। The main organelles of the cell are as follows। कुछ जो मेन है सेल ऑर्गेनेल्स वो नीचे दिए गए हैं। पहला दिया है वो वैकोल। वैकोल जो होता है, वैकोल में चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं या वैकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके साथ साथ इसमें द्रव्य भरा होता है जिसको कहते हैं सेल सेप या वैकुलर सेप। तो इसमें देख लेते हैं, इट इज़ द फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनक्लोज एंड मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट या वैकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट स्टोर्स वाटर, यूजफुल मिनरल्स, पिगमेंट्स एंड मेनी अदर सब्सटेंस। यानी इसका जो सेल सेप होता है उसमें विभिन्न प्रकार के यूजफुल मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, पिगमेंट्स होते हैं, एंड मेनी अदर सब्सटेंसेज होते हैं। फिर उसके बाद अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में दिया गया है, यहाँ पर कुछ इमेज दिए गए हैं। एक दिया गया है यहाँ इमेज गोल्जी बॉडी का, सेल ऑर्गेनेल्स में गोल्जी बॉडी, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का दिया गया है। जिसमें से अब हम आते हैं यहाँ पर लाइसोसोम पर। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स कहते हैं, क्योंकि जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, ये कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, कोशिका में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों का डाइजेशन करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये रैप्चर या फट जाती है, फटने से या ब्रस्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इसी कारण इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। यहाँ दिया है द कंटेन केमिकल सब्सटेंसेज कॉल्ड एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट सेल, इट इज आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। इट केस ऑफ इमरजेंसी दीज कैन ब्रस्ट एंड डिस्ट्रॉय सेल। और लिखा हुआ है इमरजेंसी केस में लाइसोसोम फट जाती है और पूरी कोशिका का समूल नाश कर देती है। फिर उसके बाद आता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है इसको साइटोस्केलेटन के भी नाम से जाते हैं, यानी कोशिका का साइटोस्केलेटन भी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहलाता है। ये कोशिका को एक निश्चित आकार देने का काम करता है। उसके साथ साथ ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, स्मूथ पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। और रफ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इस कारण वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और जो स्मूथ होते हैं उसमें राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है, इस कारण वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं। फिर उसके बाद आ गया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल बट नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। यानी जो सेंट्रोसोम होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, किंतु कुछ एल्गी एंड फंजाई में देखा गया है। फिर उसके बाद आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म दैट एक्ट एज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स होते हैं छोटे छोटे दाने के समान संरचना होते हैं और साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को साइट प्रदान करते हैं। फिर लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जैसा आपको यहाँ फिगर दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, फिर अंदर दिखा हुआ है मैट्रिक्स और क्रिस्टी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये कोशिका के अंदर छोटे छोटे स्फेरिकल एंड रॉड शेप्ड बॉडीज के रूप में दिखता है, और ये क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है, यानी ऊर्जा उत्पादन का काम करता है। इसी कारण इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। फिर उसके बाद आया गोल्जी ऑपरेटस, जिसका फिगर यहाँ पर दिख रहा है गोल्जी ऑपरेटस का। गोल्जी ऑपरेटस इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेजाइकल और वैक्यूल। यानी जो गोल्जी ऑपरेटस होता है उसमें वेजाइकल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, उन्हीं से बना होता है। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस सच एज एंजाइम, हार्मोन्स एंड प्रोटीन। ये क्या करता है, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। उसके साथ साथ इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो बने हुए होते हैं या आए हुए होते हैं उनको सही रास्ता प्रदान करता है, जहां उनको भेजना होता है भेजने का काम भी करता है। फिर उसके बाद दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में
डिफरेंस क्या क्या होता है यहाँ पहले एक बार पढ़ लेंगे। प्लांट सेल हैव ए एडिशनल लेयर आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच इज नोन एज सेल वॉल। प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल। सीधे हम सुन लेते हैं। जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में चारों तरफ सेल वॉल पाया जाता है, किंतु एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल वॉल नहीं पाया जाता। उसके साथ साथ जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। किंतु यूग्लिना एक ऐसा एनिमल सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, विशेष परिस्थितियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है और बड़े साइज में पाया जाता है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। उसके साथ साथ प्लांट सेल में सेंट्रोसोम या सेल सेंटर नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, किंतु न्यूरोस्पोरा एक कवक है जिसमें देखा गया है, जबकि एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है। अब उसके बाद बुक के हिसाब से देख लेते हैं। प्लांट सेल में लिखा है प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज। एनिमल सेल होता है एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, यानी जो प्लांट सेल होता है वो बड़े साइज में होता है, एनिमल सेल छोटे साइज में होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स यानी लवक यानी क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेल्स हैव सिंगल लार्ज वैक्यूल। जो प्लांट होते हैं उसमें सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, रिक्तिका यानी होती है। जो एनिमल सेल होते हैं उसमें मेनी स्मॉल वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। प्लांट सेल्स फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट सेल जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, जबकि एनिमल नहीं करते, डू नॉट फोटोसिंथेसिस बट इन यूग्लिना फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फिर उसके बाद दिया हुआ है प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, लेकिन बट एल्गी एंड फंजाई, सम एल्गी एंड फंजाई हैव सेंट्रोसोम और सेल सेंटर। एनिमल सेल सेंट्रोसोम एब्सेंट, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट। जो एनिमल सेल होते हैं उसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद सेल डिवीजन एंड ग्रोथ देखेंगे। प्रत्येक कोशिका अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करती है? सेल डिवीजन करती है, कोशिका विभाजन करती है, और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप किसी भी कोशिका में वृद्धि किसी भी एनिमल में वृद्धि का काम होता है, यानी ग्रोथ होता है। इस प्रकार 8th चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समाप्त हुआ। थैंक यू।